भगवानपुर में खाद की किल्लत से किसान परेशान, अभी तक नहीं कर पाए गेहूं की बुआई। एएसपी प्रदेश अध्यक्ष का आरोप, किसानों की अनदेखी कर प्राइवेट दुकानों पर भेजी जा रही खाद। नमस्कार, तीन बड़ी खबरें देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल गर्ग। खबरों की शुरुआत कर रहेंगे। रविवार को सीएम योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर में पहुंचे हैं, जहां उन्होंने गोरखपुर विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के 70वें राष्ट्रीय अधिवेशन के समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की है। इस मौके पर सीएम ने यशवंतराव केलकर युवा पुरस्कार से सम्मानित भी किया है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने अधिवेशन को लेकर सभी को बधाई दी। बता दें कि प्रोफेसर यशवंतराव केलकर युवा पुरस्कार उन लोगों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने सामाजिक परिवर्तन में उल्लेखनीय योगदान दिया हो। समाज जीवन के लिए ऐसे युवा को समर्पित किया जा रहा है और वह वर्ष हो जब प्रोफेसर यशवंतराव केलकर जी की जन्म शताब्दी वर्ष हो। स्वाभाविक रूप से इस अवसर पर मैं इस पुरस्कार को प्राप्त करता, जिन्हें अभी यहां पर मंच पर यह पुरस्कार दिया गया है, श्री दीपेश नायर जी को मैं हृदय से बधाई देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं और प्रोफेसर यशवंतराव केलकर जी की स्मृतियों को नमन करते हुए उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूं। मित्रों, जब यहां पर प्रोफेसर यशवंतराव केलकर पुरस्कार की बात आई और इस वर्ष के इस पुरस्कार के बारे में किस क्षेत्र में अलग से हट करके कार्य किया गया है, इस पुरस्कार को देने के लिए श्री दिवेश नायर की बात आई तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि एक ऐसे क्षेत्र में एक ऐसे तबके को उन्होंने टच किया है जो अक्सर या तो समाज के द्वारा उपेक्षित होता है और उस तबके को हम लोगों ने या तो उपेक्षित छोड़ा हुआ है या हम उसके पोटेंशियल की जानकारी नहीं ले पाते। याद रखना, ऊर्जा के दोनों हेतु हैं जिसके बारे में मैं आगे चर्चा करूंगा। उसका सदुपयोग भी हो सकता है और दुरुपयोग भी। उसका एक छोटा सा उदाहरण मैं आपके सामने दूंगा। अभी 3 महीने पहले माननीय न्यायालय ने एक कुख्यात मौलवी और उसके साथ के 7 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। ये इसलिए सजा नहीं हुई कि वो मौलवी था, उसके पीछे एक घटनाक्रम आता है। 2019-20 की घटना है। मेरे पास एक रिपोर्ट आई, एक मंदिर में एक संत पर मिलने की नियत से 2 युवा जा रहे थे और जब उस युवाओं की जांच हुई तो उनके पास एक सामान्य ब्लेड मिली, उनसे पूछताछ करके छोड़ दिया गया। मैंने संत के बारे में डिटेल लिया और मैंने कहा दोनों युवा कौन थे। संबंधित जनपद के पुलिस अधीक्षक को मैंने फोन करके पूछा, मैंने कहा दोनों युवा कौन थे। तत्कालीन जो हमारे डीजीपी थे उनसे मैंने कहा भी इन दोनों युवाओं के बारे में डिटेल लो। कहा साहब ये दोनों हिंदू युवा थे ऐसा। मैंने कहा भी देखो, मैं ये नहीं पूछ रहा हूं, एक मुझे बताओ कि उनके पास मिला क्या। कहा साहब एक ब्लेड था। मैंने कहा कैसा ब्लेड था। कहा वो सर्जिकल ब्लेड होता है। मैंने कहा सर्जिकल ब्लेड ये डॉक्टर इस्तेमाल करते हैं सर्जरी में, बहुत शार्प होता है।
मैंने कहा बहुत छोटा सा होता है, 2 इंच का होगा, और 2-2.5 इंच का यह शार्प इंस्ट्रूमेंट इतना खतरनाक होता है कि अगर वह किसी को यहां कट मार दे तो मान के चलिए कि अगले 2-3 मिनट में उसकी डेथ हो जाएगी। तो मैंने कहा भी इतने खतरनाक इंस्ट्रूमेंट को लेकर के जा रहे हैं और आप उसको हल्केपन से ले रहे हैं। मैंने कहा एक मालूम करो, दोनों युवा वास्तव में जिस नाम से, जो नाम उन्होंने बताया है, ये नाम उन्हीं का है या छद्म नाम है? तो पूछताछ हुई तो उन्होंने पहले अपना नाम उसी जनपद का बताया था, बाद में उसमें से एक युवा ने कहा कि साहब, एक उसने अपने दिल्ली का एड्रेस बताया, दूसरे ने हैदराबाद का बताया। मैंने कहा भी दोनों जगह भी मालूम करो और इनके बारे में डिटेल लो। पुलिस हर बार उन्हें पूछताछ करके छोड़ती थी, लेकिन मैं पीछे पड़ा रहा। तीसरे दिन जानकारी मिली कि साहब इन दोनों युवाओं का दिल्ली में बटाला हाउस से किसी एक सज्जन से संबंध है। तो बटाला हाउस का नाम आते ही मैं और चौकन्ना हुआ। मैंने कहा बटाला हाउस ये वही जगह है जहां 2008 में दिल्ली में दिल्ली पुलिस के एक इंस्पेक्टर मोहनचंद शर्मा शहीद हुए थे, आतंकियों से मुठभेड़ करते हुए। और बटाला हाउस में ये युवा जाते हैं, तो मैंने कहा भी ये मान के चलो, पक्का मान के चलो कि दोनों युवा हिंदू नहीं हैं, आप इसको नोट करना, इनको पूछताछ करो। पूछताछ होती है, वे खुल लिए, उन्होंने बता दिया। उन्होंने कहा हाँ साहब, हम लोगों के 3 पीढ़ी पहले हमारे पूर्वज इस्लाम स्वीकार कर लिए थे। अब चूंकि 3 पीढ़ी पूर्व हो चुका था, तो लेकिन हम लोग फिर भी वे सच बोलने का नहीं, सच तो इनको अब बकना पड़ेगा। और इसके बाद जब हम लोग उसकी तह में गए तो वह उस सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट को लेकर के गए थे एक संत की हत्या करने के लिए। और दूसरी बड़ी खबर का रुख करेंगे। संभल में भारी बवाल के बीच जामा मस्जिद का सर्वे पूरा हो गया है। अब 29 नवंबर को कोर्ट में रिपोर्ट भी पेश की जाएगी। जामा मस्जिद के सर्वे को लेकर भारी तनाव व्याप्त रहा। मौके पर जिलाधिकारी और एसपी भी मौजूद रहे। गौरतलब है कि सर्वे टीम के पहुंचने की जानकारी मिलते ही जामा मस्जिद के बाहर भारी भीड़ जमा हो गई थी। भीड़ को हटाने का प्रयास किया गया। स्थिति तब और बिगड़ गई जब भीड़ ने पथराव शुरू कर दिया और कई वाहनों में आग भी लगा दी। पथराव के कई पुलिसकर्मी भी इस दौरान घायल हो गए। इसके बाद मौके पर तैनात पुलिस कर्मियों ने लाठीचार्ज कर भीड़ को नियंत्रित करने की भी कोशिश की। स्थिति पर काबू नहीं पाया गया और ऐसे में पुलिस को आंसू गैस के गोले भी दागने पड़े। पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में भी इस दौरान लिया है। और ये 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर पहली तस्वीर में पत्थरबाजी होते हुए दर्शाया गया है, दूसरी में आगजनी की जो घटना हुई है वो दिखाया जा रहा है, और घायल जो पुलिसकर्मी हुए हैं वो तीसरी तस्वीरों में आप देख सकते हैं। और संवाददाता सतीश सिंह हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं संभल से। सतीश, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरह से ये सर्वे भी हुआ है और हंगामा जब हुआ तो उसको किस तरह से नियंत्रित किया गया? देखिए रवि, हम इस तरह सुबह 7:30 बजे कोर्ट ने आदेश करा था कि दोबारा सर्वे कराया जाए, तो शासन यहाँ पर सर्वे कराने आया। तो कप्तान और एसपी भी हम मौजूद थे। वो पूरी निगरानी रखी थी, जो उनके द्वारा निगरानी रखी जा रही थी। इसी को लेकर के जहाँ सर्वे चल रहा था तो वही गलियों में से भीड़ आई और आने के बाद में इकट्ठा हुई। इकट्ठा होने के बाद में जब पुलिस से नौकझोंक होने के बाद में सीधा पथराव कर दिया गया। पुलिस ने भी अपने बचाव के लिए लाठी चार्ज की गई। इधर कोई जो है पब्लिक ने जो है गाड़ियों में आग लगाई गई है। आग उन गाड़ियों में लगाई गई है जो प्राइवेट गाड़ियां हैं जिनमें पुलिस लिखा हुआ था, वही गाड़ियां जलाती गई है। उधर कई पुलिस कर्मचारी घायल हुए हैं, गंभीर रूप से घायल हुए। उधर एसपी भी घायल हुए।
बताए जा रहे हैं। उधर वो बताया जा रहा है कि जो डिप्टी कलेक्टर हैं उनके भी पैर में चोट आई है। तो उसका बड़ा सवाल उठता है कि जिस तरीक़ा से पूरा जानकारी थी कि सर्वे है तो पुलिस को पहले ही इंतज़ाम करने चाहिए थे, लेकिन कोई इंतज़ाम नहीं किया। इतना बड़ा इंतज़ाम होना चाहिए था, उतना बड़ा इंतज़ाम नहीं हुआ। तो पब्लिक जो है भीड़ इकट्ठा हुई, उन्हें ये था कि हमारी मस्जिद जो है कहीं मंदिर तो नहीं बनाया जा रहा। तो पब्लिक को समझा नहीं पाए और वो जो पब्लिक बात बताने लगी, बवाल मचाने लगी। तो पब्लिक का बवाल देखकर वहाँ आस-पास के इलाकों में दहशत का माहौल है, पूरा संभल में तब्दील कर दिया गया है। चप्पे-चप्पे पे पुलिस मौजूद है। इन लोगों की पहचान की जा रही है सीसीटीवी कैमरे द्वारा, जो कि उन्होंने बवाल काटा था, पथराव किया गया था। कम से 12 से 13 लोग अब तक गिरफ्तार कर लिए गए। तो हम्म। जिस तरीके से बात की जी। जाए तो 2 घंटे बाद और फिर एक बार सांसद जिया रहमान फर का एक इलाका पड़ता है, वहाँ पर दोबारा फिर पथराव हो गया है। हम्म। पुलिसकर्मी कई घायल हुए। सतीश, क्या माने ये कहाँ से पत्थरबाज लोग पहुंच गए और क्या माना जा रहा है कहाँ से इतने पत्थर आए? क्या इस पर भी कोई रिपोर्ट तलब की गई है अभी तक? क्योंकि एलआईयू का काम होता है इस तरह की जानकारी साझा करना पुलिस को पहले से, और ऐसे में देखा जा रहा है कि कई लोग इस दौरान घायल भी हुए हैं जैसे कि आप बता भी रहे हैं। तो क्या माना जाए कितनी बड़ी लापरवाही भी है ये? देखिए, हम बताएँ जिस तरह से एलआईयू का काम होता है पूरी सूचना देना, लेकिन एलआईयू इसमें फेल नज़र आती है, क्योंकि जिस तरह से बात की जाए, वो हम्म। लोग गलियों में से आए और आने के बाद में अपने हाथों में कुछ हथियार, कुछ डंडे लेकर, कुछ पत्थर लेकर आए थे, जो कहीं जो पत्थर फेंके गए हैं। तो लगातार सड़कों पे दिख रहे हैं किस तरीके से पत्थर पड़ा हुआ है, इतना पत्थर पड़ा हुआ है कि काफ़ी संख्या में पत्थर पड़ा हुआ है। उन लोगों ने पत्थरबाज़ी इस तरह से की कि जो कर्मचारी घायल हुए हैं, जिसमें कुछ मीडिया कर्मी भी घायल बताए जा रहे हैं। तो जिस तरीके से बात की जाए तो सर्वे तो ये जो पूरा हो चुका है और कोर्ट के लिए भेज दिया गया है। ये समझाया जा रहा था कि इन लोगों के लिए कि जो भी आदेश आएगा, वो मान्य होगा। अभी 29 तारीख के लिए जो आदेश आना है, उससे पहले सर्वे कराया गया है। पहले भी 19 तारीख के लिए सर्वे हुआ था, शांतिपूर्ण व्यवस्था में सर्वे हुआ था, लेकिन पुलिस को ये अंदाज़ा नहीं था कि अब से भीड़ इतना इकट्ठा हो जाएगी और हम्म। होने के बाद में पुलिस पर पथराव कर देगी। पथराव की जगह ये बनी, कहीं इस चौराहे पे पथराव हुआ तो कहीं उस चौराहे पे पथराव हुआ, कहीं जामा मस्जिद के आस-पास पथराव हुआ। लगातार पथराव इस तरीके से फैल गया कि पूरा संभल एकदम छावनी में तब्दील हो गया है। लोगों के दिलों में दहशत फैल गई, लोग घरों से नहीं निकल रहे हैं। उन्हें ये कहना है कि जो लोग हैं, ये कहाँ से आए हैं, कैसे पथराव किया गया है, इनकी कोई उम्मीद भी नहीं थी। लेकिन तुरंत डायरेक्ट पुलिस पे एकदम डायरेक्ट पथराव कर दिया। पुलिस भी अपने आप को संभाल नहीं पा रही थी। वीडियो में सबसे दिखाई दे रहा है किस तरीके से पुलिस अपनी जान बचाकर भाग रही है। सतीश, क्या माने अभी कितने लोगों को हिरासत में लिया गया है और जिनको लिया भी गया है उन पर किस तरह की कार्रवाई की भी बात कहते हुए नजर आ रहे हैं पुलिस प्रशासन? देखिए, हम आपको बता दें, पुलिस ने जिन करीब 12 से 13 लोगों को लिए गिरफ्तार किया गया है और उन पर एनएच की कार्रवाई की जाएगी, बख्शा नहीं जाएगा। सीसीटीवी कैमरे के द्वारा जो लोगों ने पथराव किया है, जो गाड़ियों में आग लगाई है, मोटरसाइकिल में आग लगाई है, उनकी सीसीटीवी कैमरे से ज़्यादा खंगाले जा रहे हैं, ड्रोन के द्वारा देखे जा रहे हैं, उनके फुटेज उतारे जा रहे हैं, उनके फुटेज द्वारा पहचान करी जाएगी। पसंद करने वालों में बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि एसपी का कहना है कि जो जिन लोगों ने बवाल किया है, शांतिपूर्ण हंगामा किया है, उन्हें किसी कीमत पे बख्शा नहीं जाएगा। जी। अच्छा, सर्वे का कार्य किस तरह से पूरा हो पाया है? ये बता दूं, सर्वे का कार्य 2 घंटे लगातार 3 घंटे लगातार चलता रहा और सर्वे का कार्य पूरा करके होने के बाद में सीधा कोर्ट में पेश कर दिया गया है। वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी कर दी गई है। अब देखना होगा कि 29 तारीख के लिए क्या फैसला आता है। तो अभी किस तरह की स्थिति बनी हुई है? क्या माने सतीश, किस तरह की स्थिति अभी नजर आ रही है और जो लोग घायल हुए हैं उनका किस तरह से इलाज जारी है? घायलों का इलाज सरकारी अस्पताल में चल रहा है, उन्हें ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। और दूसरी बात की जाए, जहाँ से बाहर से फोर्स मंगा दी गई है, सभी जगह से फोर्स कर दी गई है, लेकिन चौराहे पर नुक्कड़ पे ये फोर्स लगा दी गई है। एक तो दोबारा स्थिति ऐसी न बने, क्योंकि 2 घंटे बाद फिर एक बार स्थिति ऐसी बन चुकी थी कि लोग जो है पथराव कर दिया था पुलिस पे। पथराव उसमें कई लोग घायल हुए थे। वही उस जगह किया गया था पथराव की जहाँ सांसद का गढ़ माना जाता है, जिया रहमान पार्क। वहाँ पे उस चौराहे पर पुलिस मौजूद थी, पुलिस के ऊपर ही जाता है, उन्होंने रोकने का प्रयास किया, लेकिन वहाँ के बवाली नहीं रुके। उन्होंने सीधा दंगा फसाद किया और सीधा पथराव कर दिया गया है। जी बिल्कुल सतीश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। तीसरी बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। भगवानपुर जिले में खाद की भारी किल्लत से किसान परेशान हैं। किसान गेहूं की फसल बोने की तैयारी तो कर चुके हैं, लेकिन डीएपी खाद की सप्लाई कम होने की वजह से अभी तक ज़्यादातर किसान गेहूं की बुआई नहीं कर पाए हैं। सरकारी समितियों पर डीएपी खाद नहीं मिल पा रही है और गेहूं की फसल दिन प्रतिदिन लेट होती जा रही है। इस संबंध में जब एसडीएम भगवानपुर जितेंद्र कुमार से बात की गई तो उन्होंने जानकारी न होने की बात कहकर कुछ भी बोलने से मना कर दिया है। वहीं एडीओ कोऑपरेटिव गौरव नागर ने बताया है कि पिछले कुछ दिनों से ऊपर से ही डीएपी नहीं आ पा रही है और इस हफ्ते में खाद की सप्लाई भी होने की उम्मीद है।
वहीं मामले को लेकर आजाद समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महक सिंह ने सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि किसानों की अनदेखी की जाती रही है और प्राइवेट दुकानों पर खाद को भेजा जा रहा है, जहां दोगुने रेट पर डाई मिल रही है। आ रहे दिन ब दिन लेट और गेहूं भी काफी बोलने को। तो सरकार की तरफ से जो सरकारी इसमें डाई आ गया सोसाइटी में, वो नहीं आ रही? नहीं, सोसाइटी में आई थी डाई, लेकिन काफी दिन पहले आई थी डाई, वो पहले बट चुकी, उसके बाद कोई डाई नहीं आई। तो अब गेहूं का कैसा हो रहा बोने का? बोरे इधर उधर से वैसे देसी खाद ले लेगा, इधर उधर से यूरिया पूरिया लगा के उसके बाद मिला के उनको उसको डाई बनाते हैं। जिस प्रकार से नोटबंदी के समय बैंकों के बाहर लाइन लगी थी, ठीक उसी प्रकार से सोसाइटी के बाहर लाइन लगी हुई है, जहाँ से खाद वितरण होता है किसानों को। हम भी किसान के बेटे हैं, हमने भी देखा है और हमारे परिवार के लोग भी वहाँ लाइनों में लगे हैं। पूरी तरह से धांधलेबाजी है और करप्शन की सीमा जो है वो अधिकारी और कर्मचारी और उनकी मिली भगत से जो नेता हैं वो करप्शन की सीमा को लांघ चुके हैं। आज खादों का जो वितरण जो है पूर्ण रूप से किसानों के लिए होना था, वो नहीं हो पा रहा है। किसान जो है खाद से परेशान है और अभी गेहूं की बुआई चल रही है और लगातार जो है किसान इसमें अपनी मांग रख रहे हैं, लेकिन सरकार किसी प्रकार से कोई सुध लेने के लिए तैयार नहीं है। हालात है हाँ जी, हम सोसाइटी में गए थे, नु कहा था कि 8 दिन में होगी, 2 महीने हो गए बकत तो हो। अच्छा। और किसान लोग जो है हम भी लेट हो रहे जी। तो फसल को तो दिक्कत रहेगी, कम पैदावार रहेगी अगर लेट हो? हाँ, कम पैदावार रहेगी जी, जब डाई नहीं पड़ रही तो कम पैदावार तो रहेगी। तो आपको बता दें कि दुकानों पर खाद नहीं मिल पा रही है और ऐसे में किसान काफ़ी परेशान भी नज़र आ रहे हैं। लगातार वो ये मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द उनको डीएपी खाद उपलब्ध कराई जाए ताकि वो अपनी गेहूं की बुआई कर सके, क्योंकि अगर अभी गेहूं की बुआई नहीं हो जाती है तो ऐसे में किसानों की फसल नहीं हो पाएगी। और ऐसे में एसडीएम के पास भी न्याय की गुहार लगाने के लिए पहुंचे हुए थे किसान, और किसानों ने ये मांग भी की है कि जल्दी से जल्दी उनको खाद उपलब्ध कराई जाए, लेकिन ऐसे में एसडीएम ने जानकारी ना होने की भी बात कही है। और ऐसे में अब खाद की कमी से किसान परेशान होते हुए भी नज़र आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जब तक खाद नहीं मिलेगी तब तक वो गेहूं की बुआई नहीं कर पाएंगे, और अगर गेहूं की बुआई में लेट हो जाता है तो इसका काफ़ी नुकसान किसानों को भुगतना पड़ सकता है। खाद के लिए काफ़ी मारामारी भी देखी जा रही है और अभी 1 हफ्ते के अंदर ये कहा जा रहा है कि खाद उपलब्ध हो सकती है, लेकिन तब तक काफ़ी लेट जो है वो होता जा रहा है और किसानों को ये परेशानी झेलनी पड़ सकती है। तो आपको बता दें कि लगातार किसान परेशानी का सामना कर रहे हैं। और संवाददाता मुरसलीन अलवी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मुरसलीन, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरह से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है किसानों को? जी सर, मैं आपको बता देना चाहूंगा किसानों की जो फसल है वो लेट होती जा रही है, क्योंकि जो फसल होती है किसानों की मुख्य फसल होती है। तो किसानों का साफ तौर से कहना है डाई सोसाइटी में ना होने की वजह से किसानों की जो फसल है वो लेट होती जा रही है। किसानों को काफी समस्या का सामना यहाँ पर करना पड़ रहा है जी। तो ऐसे में एसडीएम से गुहार लगाने भी पहुंचे थे किसान, क्या कुछ आश्वासन दिया गया है एसडीएम की ओर से भी? उप जिलाधिकारी के पास जब किसान पहुंचे, किसानों की वार्ता हुई उप जिलाधिकारी की। जितेंद्र कुमार उप जिलाधिकारी ने साफ तौर से कहा है कि अधिकारियों से बात करने के बाद जितेंद्र कुमार ने बताया कि जल्दी ही डाई सोसाइटी में पहुंच जाएगी और किसानों को डाई का लाभ मिलता नजर आएगा जी। ऐसे में आरोप भी लग रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जहां सेंटर पर खाद मिलना चाहिए वहां नहीं मिल रहा है, जबकि प्राइवेट सेंटरों पर मिल रहा है जहां पर दोगुना पैसा देकर के किसानों को खाद खरीदनी पड़ रही है। जी जी, जब किसानों की बात की है, किसानों को जो हमने किसानों से बात करनी चाहिए थी, किसानों ने साफ तौर से बताया है कि जो सेंटर पे खाद डाई खाद पहुंचती है वहाँ पर सेंटर पर न पहुंचने वजह से प्राइवेट दुकानों पे डाई खरीदनी पड़ती है और काफी जो किसान है वो काफी समस्या का सामना यहाँ पर करना पड़ रहा है जी। तो ऐसे में किसानों की क्या कुछ मांग है मुरसलीन?
किसानों की जो हमने बात की, किसानों का साफ तौर से कहना है कि जल्द से जल्द अगर सेंटर पे खाद न मिला तो जो बुआई है, जो गेहूं की बुआई है वो काफी लेट हो रही है, तो किसानों को काफी दिक्कतों का सामना यहाँ पर करना पड़ेगा, क्योंकि जो गेहूं की फसल है मुख्य फसल यहाँ पर मानी जाती है। किसानों ने गन्ना काट तो कोल्लू में भी डाल दिया गया है, जो खेत हैं जो कि फिलहाल पड़े हुए हैं उनसे जो जुताई नहीं हो पा रही, क्योंकि जो बुआई है वो कहीं लेट होती हुई नजर आ रही है। किसानों का साफ तौर से कहना है कि जल्द से जल्द हमें खाद न मिला तो कहीं ना कहीं जो गेहूं की फसल है वो कहीं ना कहीं लेट होती हुई नजर आएगी। बिल्कुल मुरसलीन, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।